हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 3 है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब परमाणु और अणु। ठीक है, तो एटम्स क्या होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। हर चीज़ हम कवर अप करेंगे और कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। एंशिएंट इंडिया and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter। कि जो पहले के फिलोसोफर्स हुआ करते थे, चाहे वो मतलब एंशियंट टाइम के प्राचीन काल में जो हुआ करते थे, चाहे वो इंडिया के थे या ग्रीक के थे, ठीक है, तो वो हमेशा सोचते थे कि जो फॉर्म ऑफ मैटर है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में ही, वहाँ पे भी एंशियंट फिलोसोफर्स की ही बात हुई थी। उन्होंने मैटर को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। उन्होंने मैटर की टाइप्स की किस किस तरीके से हो सकता है, उन्होंने वो डिस्क्राइब किया था। अब यहाँ पे उन्होंने उसके साथ क्या चीज़ भी
कि जो फॉर्म ऑफ मैटर है वो इस चीज के बारे में सोचते हैं कि वो क्यों इतना मैटर का फॉर्म हमें नहीं पता चलता है, अननोन है। ठीक। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। कि जो मैटर की डिविजिबिलिटी का आइडिया आया था वो बहुत पहले आया था, बहुत सालों पहले, अराउंड जो 500 BC था, उस टाइम पे ये आइडिया आया था कि हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद postulated that if we go on dividing matter, matter क्या है, एक पदार्थ, we shall get smaller and smaller particles। कि एक इंडिया के फिलोसोफर थे, कौन, महर्षि कनद, कनाद, ठीक है। उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने क्या बात बोली एनालाइज करके कि एक जो मैटर है जिसको हम पदार्थ कहते हैं, अगर हम उसको डिवाइड करते जाए, अगर हम उसके भाग करते जाएं तो वो छोटे से छोटा छोटा पार्टिकल्स में टूटता चला हुआ जाएगा, वो उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड होता हुआ चला जाएगा। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो जब हम उसको तोड़ते जाएंगे तो क्या होगा, वो छोटे छोटे पीसेस में हम वो डिवाइड होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो और ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए चीज़ ले लेते हैं या हम पनीर ले लेते हैं, ठीक है, पनीर है एक आपके पास, एक हमारे पास पनीर का पीस है बड़ा, हम उसको अगर काटना शुरू करें, उसकी स्लाइस करना शुरू करें, तो जब हम उसको काटेंगे तो हम उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम उसको कितना काट सकते हैं, एक पॉइंट पे क्या होगा कि उससे ज़्यादा वो हमारे पास इतने छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाएगा कि अब बस इससे ज़्यादा हम नहीं काट सकते, इससे ज़्यादा ये कट ही नहीं सकता। तो वही बात जो महर्षि कनाद है, उन्होंने क्या बात बोली कि हम मैटर को कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो एक टाइम पे, एक स्टेज पे आके क्या हो जाएगा कि उससे ज़्यादा वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, कि जैसे पनीर का पीस है कि अब इससे ज़्यादा ये और नहीं कट सकता छोटे पीस में, तो वही चीज़ कि मैटर इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता है। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु। उन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या बोला, परमाणु नाम दिया इन पार्टिकल्स को। अनदर इंडियन फिलोसोफर पखुदा कात्यायमा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter। अब एक और दूसरे इंडिया के ही फिलोसोफर थे पखुदा कात्यायमा, उन्होंने इसी चीज़ को इलेबोरेट किया और ज़्यादा, और उन्होंने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि जो महर्षि कनाद ने बोला कि एक मैटर को क्या कर दिया, अगर आप एक चीज़ को छोटे छोटे डिवाइड करते जाएंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो उन्होंने क्या कहा, इसी को इलेबोरेट करके उन्होंने क्या बोला कि ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हीं के कंबाइंड फॉर्म को हम मैटर कह देते हैं। ये एक मैटर का ही, या हमें अलग अलग मैटर की फॉर्म्स लाके दे देता है ये, ठीक है, इन्हीं पार्टिकल्स का कंबाइंड फॉर्म। कि जैसे अब पनीर के जो छोटे छोटे पीसीज हैं, अगर हम उनको इकट्ठा रख देंगे तो वो क्या है, अल्टीमेटली है तो वो पनीर ही। तो वही बात किन्होंने कही है, पखुदा कात्यायमा ने, कि वो जो पार्टिकल्स हैं अगर हम उनको इकट्ठा कर देंगे, उनकी एक कंबाइंड फॉर्म क्या है, मैटर की ही फॉर्म होगी। ठीक है। अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। अब उसी एरा के अराउंड सी, ठीक है, जब हम किसकी बात की, इंडियन फिलोसोफर्स की बात की, तो उसी टाइम के दौरान क्या हुआ कि कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स, कौन है, डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस, ठीक है, इन्होंने भी वही बात कही कि एक जो मैटर है अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट पे आके, एक स्टेज पे आके वो इतने छोटे पीस में हो जाएगा, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें मिल जाएगा जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको महर्षि कनाद ने क्या नाम दिया था, परमाणु। ठीक है। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स, मीनिंग इनडिविजिबल। ठीक है,
तो ये जो इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स हैं, मतलब कि वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको और ज़्यादा हम नहीं तोड़ सकते, मतलब कि वो एक सबसे छोटा पनीर का पीस जिसको और ज़्यादा हम नहीं काट सकते, उसको उन्होंने क्या बोल दिया, एटम का नाम दिया। महर्षि कणाद ने जिसको क्या नाम दिया था, परमाणु, उसी को डेमोक्रिटस ने क्या नाम दिया, एटम्स। क्योंकि एटम का मतलब भी क्या होता है, इनडिविजिबल, कि जो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, जिसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। ठीक है। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। अब ये जो सारी बातें हुई, मतलब सेम ही बात थी जो इंडियन फिलोसोफर्स ने कही और जो ग्रीक के फिलोसोफर्स ने कही, दोनों ने बात तो सेम ही कही है, लेकिन ये सिर्फ बात कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं हुआ था कुछ भी, कि उन्होंने कुछ एनालाइज किया है, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा है जिसके बेसिस पे वो इस कंक्लूजन के ऊपर आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ठीक है। उनकी सिर्फ वो एक फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन थी, उनकी एक फिलॉसफी थी, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, उस हिसाब से उन्होंने उसको बता दिया। एक्सपेरिमेंटल वर्क 18th सेंचुरी तक इस पे कोई भी नहीं हुआ, जिससे कि हम एक बोल सके, वैलिडेशन दे सके कि हाँ ये चीज़ करेक्ट है, तो इसका वो कहते हैं ना हम कि एविडेंस है ये, कि उसका कोई एविडेंस नहीं था कुछ भी, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ उसके लिए। By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. कि अब 18th सेंचुरी के एंड आने तक, 18th सेंचुरी के ख़त्म होने तक क्या हुआ था, साइंटिस्ट इस चीज़ के बारे में खोज कर रहे थे, वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस होता क्या है बेसिकली। ठीक है। जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या, हमने उनको उनके बीच में तो हमने डिफरेंस देख लिया, लेकिन वो डिफरेंस कहाँ आया है, वो 18th सेंचुरी के एंड तक, तब साइंटिस्ट उस चीज़ के बारे में रिकॉग्नाइज कर रहे थे। ठीक है। और वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे उस टाइम पे, क्या देखने में कि एलिमेंट्स कंबाइन क्यों होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते क्यों हैं, और जब वो मिलते हैं तो क्या होता है, उनके जब वो कंबाइन होते हैं उनके कॉम्बिनेशन पे हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है, किस तरीके से सारा प्रोसीजर होता है। ठीक है। तो उस टाइम पे मेन फोकस उस चीज़ पे था 18th सेंचुरी के एंड तक। तो उसके बाद एटम्स पे कि किस तरीके से है, या ये जो मैटर है कि किस तरीके से डिवाइड होता है, उस पे उनका फोकस गया है। ठीक। एंटोइन एल लेवोइजियर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. अब ये जो एंटोनी एल लेवोइजर है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने केमिकल साइंसेस की नींव रखी, फाउंडेशन रखी इन्होंने। किस तरीके से, इन्होंने दो केमिकल, मतलब जो केमिकल हैं वो कंबाइन होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन के दो लॉज दिए, उन लॉज के जरिए उन्होंने नींव रखी। क्या थे वो लॉज, पहला है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि वो कंबाइन किस तरीके से होता है। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट्स बाय लेवोइजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। क्या वे जो दो कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं, ये किन्होंने काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंटेशन की, काफ़ी सारी उन्होंने टेस्ट किए, सब कुछ देखा, तो ये किसने किया था, लेवोइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट, इन दो के द्वारा ये किया गया था। तो क्या क्या उन्होंने लॉ दिए, पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास के संरक्षण का कानून था एक, उसका लॉ। क्या कहा उन्होंने इसमें, इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज या कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब कि उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठाया इस चीज़ के लिए, कि जब भी कोई अगर हमें केमिकल रिएक्शन होता हुआ दिखता है, अब हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, जब केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने का क्या मतलब है कि वो जो सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है, एक नई चीज़ मिल जाती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने की वजह से एक नया ही मटेरियल या एक नया प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, क्या इससे
मास में भी चेंज होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो उन्होंने क्या चीज, जब उन्होंने उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उससे मास पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया इस चीज को वैलिडेट करने के लिए, समझने के लिए, तो उन्होंने क्या पाया कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो मास पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ता, ना ही तो मास डिस्ट्रॉय होता है किसी भी जरिए से, और ना ही मास कोई नई तरीके का बनता है। ठीक है, तो ना तो वो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जब भी कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा, तो उससे क्या होगा, जो मास है वो कंजर्व ही रहेगा, मतलब कि वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दूसरा लॉ उन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportions, irrespective of where the compound came from or who prepared it. अब इसको समझने के लिए एक बार अपने लास्ट चैप्टर को रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो लास्ट टॉपिक कौन सा था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का ही टॉपिक था। ठीक, तो उसमें जब हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा तो कंपाउंड्स क्या थे, कंपाउंड्स वो थे जब हम कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं अगर, तो उससे क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। लेकिन वो किससे बनता है, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, राइट। लेकिन क्या होता है, एक क्या स्पेसिफिकेशन होती है इसमें, कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब वो कंबाइन होते हैं या दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर मिलते हैं, एक कंपाउंड बन गया, वो समझ में आ गया हमको। लेकिन क्या होता है कि जो वो केमिकल रिएक्शन होता है वो इस तरीके से होता है कि मान लीजिए अगर तीन एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं तो वो तीनों एलिमेंट्स की जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी वो सेम प्रोपोर्शन में ही होगी, कि अगर उन फर्स्ट एलिमेंट का जो है अगर 25% आया है तो बाकी दोनों के भी 25% ही आएंगे। मतलब फर्स्ट एलिमेंट का अगर हमें अपीयरेंस 25% देखने को मिल रहा है तो बाकी दो का भी 25 ही होगा। मतलब तीनों ही किस प्रोपोर्शन में होंगे, 25-25-25% होंगे। ठीक है, अलग अलग हमें नहीं देखने को मिलेगा कि एक चीज तो हमें 25% देखने को मिल रही है और दूसरी चीज हमें 50% देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक थोड़ा फनी सा एग्जाम्पल होगा बट समझाने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि एक बेबी होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब एक बेबी का बर्थ होता है तो सब ना क्या चीज रिकॉग्नाइज करते हैं कि अच्छा ये किस पे गया है, किससे फीचर्स मैच हो रहे हैं, किस पे ज़्यादा उसकी लुक लग रही है, फादर पे है कि मदर पे है, ग्रैंड फादर पे है, ग्रैंड मदर पे है, मासी पे है, बुआ पे है। तो वो चीज़ें क्या है, अब वहाँ पे क्या है, वो क्या देख रहे हैं कि अरे ये चीज़ें तो फादर पे है, ये चीज़ें मदर पे हैं। वहाँ पे वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता है। हो सकता है कि पूरा का पूरा मतलब कोई बच्चा बिल्कुल ही फादर की अपीयरेंस ही लगती है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मे बी 80 to 90% जो फीचर्स हैं वो फादर के ही हैं, क्योंकि फादर की जीन्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो क्या है कि फादर के भी 50% होगा और मदर का भी 50% होगा, वो हो जाता है कंपाउंड। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने देखा कि कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है कंपाउंड को, लेकिन वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही हो रहा है। हर एक एलिमेंट का सेम प्रोपोर्शन ही उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो उससे उन्होंने क्या लॉ दिया, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट ही होगा, मतलब कि दोनों में से सेम ही लिया जाएगा या हर एक एलिमेंट में से सेम ही लिया जाएगा। ठीक है,
In a compound such as water, the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8, whatever the source of water. कि अगर हम पानी लेते हैं तो पानी के अंदर अगर हम मास देखें हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो वो हमेशा ही 1:8 होता है। चाहे वो हम कोई सा भी पानी ले लें, कहीं से भी हम पानी लेंगे ना, पानी निकाल के उसको टेस्ट करेंगे, तो वो हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो हमें 1:8 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि एक चीज या एक कंपाउंड हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही होता है। Thus, if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio 14:3 by mass, whatever the method or the source from which it is obtained. सिमिलर वे में अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो वो अमोनिया हम कहीं से भी ले रहे हैं, कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी भी सोर्स से, कैसे मर्जी ले रहे हैं, किसी भी सर्कमस्टांस में हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मास है वो हमेशा 14:3 ही मिलेगा। तो इसका क्या है कि वो कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन है जो वो लेता है अगर एक चीज में, तो वो सेम ही लेता है, तो वो कांस्टेंट ही रहता है वो प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो ये इन साइंटिस्ट ने दिए थे। अब दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये आ गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसका दूसरा नाम क्या रख दिया गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट मतलब इतना ही होगा। अब हमें पानी में पता चल गया कि हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 1:8 होता है, तो वो इतना ही होगा। डेफिनेटली हम बोल सकते हैं डेफिनेटली इतना ही है वो तो। ठीक है, दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass. ठीक है, तो प्राउस्ट ने भी क्या बात बोली, वही जो हम बात कर रहे थे कि एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में आएंगे। अब सेम प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ ऐसे मत कंफ्यूज होना कि मैंने बोला है कि अगर हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं तो हम 25-25-25% ले रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने बात कर दी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो 1:8 है। 25% बोला है मैंने, 25 ही नहीं बोला कि 25 ही लेंगे। 25% का क्या मतलब है कि अगर हाइड्रोजन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 ले रहे हैं तो वो 5 का 25% आएगा और ऑक्सीजन जितना होगा उसका 25%, तो उसमें उनका प्रोपोर्शन 1:8 ही बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो वो जो प्रोपोर्शन लेगा वो क्या होगा, डेफिनेट ही है। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanations of these laws. अब ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, उन्होंने देख तो लिया, समझ लिया, लेकिन अब उनके सामने क्या प्रॉब्लम है कि इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कैसे करें इन लॉज को। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। कि जो एक ब्रिटिश के केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैटर के नेचर के बारे में कि मैटर का नेचर क्या है, किस तरीके का है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक उन्होंने थ्योरी बताई। कैसे, डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वाज टिल देन जस्ट अ फिलॉसफी। कि अब जो ये फिलॉसफी आ गई थी, ठीक है, उसको वैलिडेट नहीं किया गया था तब तक, उन्होंने इसी को उठाया कि मैटर को जो बोला जा रहा है कि इंडियन फिलोसोफर्स ने भी यही बात बोली और ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी कि वो डिवाइड हम कर सकते हैं और डिवाइड करेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो एक टाइम आएगा एक स्टेज पे वो और ज़्यादा डिवाइड नहीं होगी, तो उन्होंने उसी को उठाया। ही टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय द ग्रीक्स एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एटम्स। कि जो ग्रीक्स ने दिया था ना, अब इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद ने क्या दी थी, नाम क्या दिया था इसको, परमाणु, और ग्रीक फिलोसोफर ने नाम क्या दिया था, एटम्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रीक्स का दिया हुआ नाम उठाया एटम्स, और उन्होंने क्या कहा कि जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब जो और ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, मतलब कि और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, वो क्या है, वो एक एटम है। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कि उनकी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, फिर केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर ही बेस्ड थी उनकी थ्योरी।
Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportions. कि अब उन्होंने फिर जो अपनी थ्योरी डेवलप करी एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, तो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी, जो भी हमने दो लॉस की बात की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को किस तरीके से कंजर्व रहता है, कि केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उस पर कोई भी चेंज नहीं आता मास पे, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कि जिस प्रोपोर्शन में वो कंपाउंड बना है, जैसे वाटर है तो वो उसी प्रोपोर्शन में ही हर बार होगा, चाहे वो कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो उनकी एटॉमिक थ्योरी ने इनको एक्सप्लेन कर दिया, तो वो प्रॉब्लम भी क्या हो गई, साइंटिस्ट की सॉल्व हो गई एक लेवल पे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms. कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, उन्होंने उसमें क्या कहा उनके हिसाब से, कि कोई भी मैटर है, चाहे वो एक एलिमेंट है, चाहे वो एक कंपाउंड है, या चाहे वो एक मिक्सचर ही क्यों ना है, वो हर चीज क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से ही बनी हुई है, क्या, एटम से। कि अब हम कहें ना कि जैसे ये क्या बात हो गई, ये वही बात है कि हम कहें कि एक घर बना हुआ है, एक हॉस्पिटल बना हुआ है, और एक स्कूल बना हुआ है। अब बने तो वो तीनों है तो वो अलग अलग चीजें, एक घर है, एक हॉस्पिटल है और एक स्कूल है, लेकिन बने तो तीनों की तीनों ईंटों से ही है ना, एक 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 ईंट लगा के ही बनाया गया है ना। तो उन्होंने क्या कहा है कि वो जो एक ईंट, वो सब में ही वो एक ईंट से ही बना हुआ है, और वो जो एक ईंट है, एक ईंट को उन्होंने क्या बोल दिया, एटम बोल दिया, मतलब इस तरीके से, ठीक है, कि जो एलिमेंट, कंपाउंड या फिर जो भी मैटर है, उसके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम तो है ही है, उसी से वो बना हुआ है। द postulates ऑफ दिस theory may be stated as follows. All matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reactions. कि कोई भी मैटर हो वो एटम से ही बना हुआ है, और ये जो एटम है यही हेल्प करता है या पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शंस में, मतलब हमें इसका रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या चीज है कि जो एटम्स, हमें पता है एटम्स हमने किसका नाम दिया है, जो कि और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये तो इनडिविजिबल है, ये और फर्दर डिवाइड हो ही नहीं सकते, जिस लिमिट पे आना था ये उस एक्सट्रीम पॉइंट पे आ चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इस पर कोई असर नहीं होगा, ना तो इसमें कुछ क्रिएशन होगी, ना इसमें कोई डिस्ट्रक्शन होगी। तो इससे क्या पता चल गया कि कुछ भी क्रिएशन डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो इनडिविजिबल है। अब वो बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंच चुका है, तो उससे उन्होंने कौन से लॉ को एक्सप्लेन कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो उसका मास है वो उसको और डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकता। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि जो एटम है वो क्या है, किसी भी एलिमेंट में जो एटम होगा वो सेम होगा, उसके मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी, ठीक है, जो उसमें है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि बना तो वो एक ही उसी एटम से ही हुआ है ना। और अगर हम अलग एलिमेंट्स लेते तो वो अलग अलग एटम से बना हुआ है, तो उसकी मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब ये जो एटम्स हैं ये कंबाइन होते हैं एक रेशो में, ठीक है, रेशो में क्या बनाने के लिए, कंपाउंड्स। तो अब ये क्या चीज आइए इससे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, कि वो एक रेशो में, एक प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव नंबर या किस तरीके का एटम है, कितने ज्यादा एटम्स है, कितने नंबर हैं, वो भी क्या है, कांस्टेंट रहता है जब हम एक कंपाउंड की बात करते हैं। तो इन दो जो लास्ट के पॉइंट्स हैं दो, इनसे इन्होंने क्या समझा दिया, क्या एक्सप्लेन कर दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो ये था बेसिकली कि इंडियन फिलोसोफर्स ने ग्रीक, मतलब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि उन्होंने किस तरीके से इसको समझा। पहले उन्होंने अपनी फिलोसफी के अकॉर्डिंग, फिर साइंटिस्ट ने इसको प्रूव करने की कोशिश की, तो उन्होंने वो एक लॉज पे आए, सबसे पहले लॉ पे आने के बाद
फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तब क्या आए, जॉन डाल्टन आए। उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने एटम्स को स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी बता दिया, समझा दिया, और उन लॉज को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम प्रॉपरली समझेंगे कि व्हाट इज एन एटम। अब एक एटम है क्या, मतलब एक परमाणु है क्या एक्चुअल में। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मेसन बिल्डिंग वॉल्स? फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम and then a collection of rooms to form a building. What is a building block of the huge building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matter are atoms. ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया एटम क्या है। तो क्या बोला इन्होंने कि जैसे अभी हमने वही सेम एग्जाम्पल सा ही हो गया जो अभी हमने बात भी की कि क्या था कि मैटर में चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, चाहे मिक्सचर है, उसमें वो एटम तो है ही। तो वही जो हमने कहा कि चाहे वो एक घर है, चाहे वो एक हॉस्पिटल है, चाहे वो एक स्कूल है, बना तो ईंटों से ही हुआ है ना। तो वो जो एक ईंट है उसको हम एटम के इक्विवेलेंट कह सकते हैं, मतलब समझने के लिए। तो वही बात इन्होंने कही है कि एक ईंट है, ठीक है, एक ब्रिक है, वो क्या करेगा, एक ब्रिक से धीरे धीरे ईंटें लगा लगा के वो क्या बनाएगा, एक कमरा बनाएगा, रूम बनाएगा। ठीक है, रूम बनाते हुए वो क्या करेगा, फिर वो एक फ्लोर बनाएगा, जैसे कि एक बिल्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो एक फ्लोर बनाते बनाते रूम बना के वो फ्लोर बनाएगा, फ्लोर के ऊपर फिर फ्लोर, वो एक पूरी बिल्डिंग बना देगा, बड़ी बिल्डिंग। किससे बनी है वो अल्टीमेटली, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या लगा है, मतलब किस चीज से बनी है, मेनली ईंट से। ठीक है, या फिर अगर हम एंट हिल की बात करें कि एक चींटी अगर अपनी बिल्डिंग बनाती है तो वो किससे बनाती है, वो सैंड से बना रही है, रेत से। तो अब वो क्या कर रही है, वो रेत के वो छोटे 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 कणों से ही तो वो उसका पहाड़ बनाया ना, रेत का पहाड़ जो चींटियों ने बनाया। तो वो उस रेत का सबसे छोटा कण, वो छोटे छोटे जो कण हैं वो क्या है, वो एटम है। ठीक है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या जो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कि जो छोटी छोटी चीज मिलके एक मैटर को बनाती है, वो क्या है, एटम्स हैं। कि एटम्स मिलके कंबाइन होके क्या बना देते हैं, एक मैटर बना देते हैं। ठीक है, अब हाउ बिग आर एटम्स, ये जो परमाणु है वो कितने बड़े होते हैं। अब ये तो हम जानते हैं, एटम्स हमने बोला ही किसको है, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जिसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। तो एटम्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं वो उनकी, अगर हम स्मॉलर साइज की बात करें तो। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper। क्या बोला जा रहा है कि अगर आपके पास एक पेपर है, पेपर की शीट है, मान लीजिए, अगर हम बोले कि मान लीजिए आपके पास एक A4 साइज की शीट है, ठीक है, तो हम मिलियंस ऑफ एटम्स को अगर साथ में रखेंगे ना, तब जाके मुश्किलों से शायद हम उतनी मोटी शीट, जो एक A4 साइज शीट की हम बात करें ना, जितनी वो A4 साइज शीट की थिकनेस है, मोटाई है, ठीक है, उतना हम मिलियंस ऑफ एटम्स को अगर मिला देंगे, एक जगह ला देंगे, तब मुश्किलों से हम शायद उसके इक्विवेलेंट बना पाए, उस शीट के इक्विवेलेंट मोटाई रख पाए। ठीक है, इतने छोटे होते हैं एटम्स। We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? कि अब ये जब इतने ही ज्यादा छोटे हैं तो हम इनके बारे में इतना ध्यान क्यों, मतलब इतना फोकस क्यों करते हैं, इतना ध्यान क्यों करते हैं इनकी तरफ। छोटे हैं, है ना, बहुत ज्यादा छोटे हैं। जैसे चींटी है, चींटी को हम अगर अब चल रहे हैं तो हम ध्यान नहीं करते कि चींटी कहाँ पे है। बहुत से लोग हैं नहीं ध्यान करते, मैक्सिमम ऐसे मिलेंगे, वो चलते चले जाते हैं, चींटियों के ऊपर भी पैर पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी है, तो वो उस पे उसको इतना ध्यान ही नहीं रखते, इतना ध्यान देते ही उस पे। तो एटम जब इतना छोटा है तो हम उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। हम इतना ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम पूरा का पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, जो भी चीजें हैं वो एटम से ही बनी हुई हैं।
वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। हम बेशक से उनको देख नहीं पा रहे लेकिन वो हैं, और कॉन्स्टेंटली हम जो भी काम कर रहे हैं कुछ भी है वो हमें अफेक्ट करते ही हैं, वेदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली वो हमें इम्पैक्ट करते ही हैं। Through modern techniques, we can now produce magnified images of surfaces of elements showing atoms. लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है कि एडवांसमेंट आ चुकी है, ठीक है, टेक्निक्स जो तकनीकी हैं उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, ठीक है, तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं या मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए से हम मैग्नीफाइड इमेजेस बना लेते हैं एलिमेंट्स के सरफेस की, जिससे कि हम एटम को देख पाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा एटम को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, स्टडी कर पा रहे हैं। नाउ व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब जैसे हमने बात की थी, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, उन्होंने क्या कहा था कि अलग अलग एलिमेंट्स में, अब हर एक एलिमेंट में मैटर तो होता है लेकिन जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन सब में जो एटम होगा उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, ठीक है। तो हम किस तरीके से सिंबल्स दे सकते हैं आज के टाइम पे, हम कैसे सिंबलाइज करते हैं कि किस एलिमेंट में कौन सा किस तरीके का एटम प्रेजेंट है। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस, कि डाल्टन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सिंबल रखने का सोचा और ये काम किया। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element. कि उन्होंने क्या किया, अब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी रखी थी उन्होंने एलिमेंट की, एक सिंबलाइज करने के लिए कि इसमें कितना एटम है या किस तरीके से है, ठीक। Berzelius suggested that the symbols of elements be made from one or two letters of the name of the element. अब बर्जीलियस ने क्या सजेस्ट किया कि हम कैसे बना सकते हैं कि जो एलिमेंट है ना, हम उन्हीं के पहले या तो पहला अक्षर या उसके पहले दो अक्षरों से हम उसका सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी सिंबल की बात करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन कह रहे हैं तो हाइड्रोजन की अगर हम सिंबल की बात करें तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, कैपिटल H, ठीक है। तो क्या है, वो एक सिंबल है। तो उन्होंने क्या कहा, ये किसने सजेस्ट किया था, बर्जीलियस ने सजेस्ट किया था। इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले जब सिंबलाइज करने की बात हुई या सिंबलाइज किया जाने लगा, तो कैसे सिंबलाइज किया जाने लगा कि जहाँ से वो एलिमेंट पाया गया है, मतलब सबसे पहले जहाँ से खोज हुई है उस एलिमेंट की किसी की, तो उसी जगह के नाम पे उसका नाम रख दिया एलिमेंट का, ठीक है, कि जहां से जिस प्लेस से मिली है उसी प्लेस का नाम उस एलिमेंट के नाम पे, मतलब उस प्लेस के नाम पे ही उस एलिमेंट का नाम रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सिप्रस। अब कॉपर का नेम कहाँ से आया है, क्योंकि कॉपर सबसे पहले सिप्रस में ही डिस्कवर हुआ था, सिप्रस में ही ढूंढा गया था, तो इसीलिए सिप्रस के नाम पे क्या रख दिया, उस एलिमेंट का नाम कॉपर रख दिया। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स। अब कुछ नेम ऐसे हैं जो कि कलर के हिसाब से रखे गए एलिमेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। अब गोल्ड का कहाँ से लिया गया है, जो गोल्ड का कलर है वो हमें कैसा देखने को मिलता है, येलोइश देखने को मिलता है, ठीक है। तो गोल्ड कहाँ से नाम रखा गया, जो इंग्लिश वर्ड है उससे गोल्ड का नाम रखा गया और उसका मतलब है येलो, क्योंकि गोल्ड का कलर हमें येलोइश ही देखने को मिलता है, तो कलर के बेसिस पे भी रखा गया। नाउअडेज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, is an international scientific organization which approves names of elements, symbols and units. आज के टाइम पे क्या है कि एक प्रॉपर यूनियन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक इंटरनेशनल एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रूव करती है
किसी भी एलिमेंट का नाम क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा या यूनिट क्या होंगी, उसको अप्रूव कौन करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। मतलब कि अगर कुछ भी करना है इसके रिगार्डिंग, तो जैसे पहले हुआ करता था कि किसी प्लेस के नाम पे उसका नाम रख दिया या कलर के हिसाब से रख दिया, उस तरीके से नहीं होगा। अब वो अप्रूवल जब इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ जाएगा, जो नेम सजेस्ट किया जाएगा, उस अप्रूवल आने के बाद ही वो नाम रखा जाएगा या वो सिंबल फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो many of the symbols are the first one or two letters of the elements name in English। अब ज़्यादा काफ़ी सारे हमें क्या देखने को मिलता है, सिंबल्स किसके बेसिस पे है कि जो हमें एलिमेंट का नेम इंग्लिश में देखने को मिलता है ना, कि इंग्लिश में जो एलिमेंट का नेम है उसके पहले या पहले दो लेटर से ही बनाया गया है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन है तो वो एच, कैपिटल एच से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका सिंबल है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही ज़्यादातर किया जाता है। The first letter of a symbol is always written as a capital letter uppercase and the second letter as a small letter lowercase। कि अगर मान लो जो फर्स्ट लेटर है, अगर किसी का फर्स्ट लेटर, जैसे एग्जांपल में ही देखते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या रखा गया है, उसका फर्स्ट लेटर एच। तो एच है तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। और अगर किसी एलिमेंट का अगर पहले दो लेटर लिए गए हैं, जैसे कि क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के हमने क्या लिए, दो लेटर लिए, पहले दो लेटर, तो उसमें जो फर्स्ट लेटर है ए वो तो कैपिटल होगा, लेकिन जो सेकंड लेटर है एल वो क्या होगा, वो स्मॉल लेटर होगा, लोअर केस में होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, हाइड्रोजन उसका क्या है, एच कैपिटल में है। फिर एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम का क्या है, ए कैपिटल और एल स्मॉल, ना कि ए कैपिटल और एल भी कैपिटल, ये नहीं किया। ठीक है, फिर कोबाल्ट में क्या किया, सी कैपिटल और ओ स्मॉल रखा। ठीक है, तो ये एक उन्होंने पैटर्न रखा। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। अब कुछ एलिमेंट्स का क्या उन्होंने किया कि एक तो पहला लेटर ही जो उसके नेम में आ रहा है वो ले लिया, और एक बाद का कोई भी लेटर ले लिया। ऐसा नहीं किया कि सेकंड ही लेटर लेना है। जैसे कि क्लोरीन है, अब क्लोरीन में क्या है, फर्स्ट लेटर सी है तो कैपिटल सी लिख दिया। तो अब अगर हम पहले के हिसाब से जो पहले वाला हमने लिया था कि फर्स्ट टू लेटर्स ले लेते हैं तो सी एच होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या लिया, सी एल, कि हम सेकेंड लेटर ना लेके हम बाद का कोई लेटर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे जिंक भी है, पहले जेड कैपिटल में, उसके बाद हमने आई ना लेके क्या ले लिया, एन ले लिया। तो ये भी एक पैटर्न सेट किया गया। Other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German और ग्रीक, कि जो दूसरे सिंबल रखे गए हैं उनका जो नाम एलिमेंट का लैटिन, जर्मन या ग्रीक में उसके बेसिस पे रख दिए गए। जैसे कि आयरन का नाम क्या रखा गया, आयरन का सिंबल क्या है, अब ना तो उसका आयरन का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर्स लिए गए हैं, ना ही फर्स्ट लेटर या बाकी दूसरा कोई लेटर लिया गया, नहीं, इसका क्या है, आयरन में IRON, लेकिन रखा क्या गया सिंबल FE। आयरन में ना तो एफ आता है ना ई आता है, तो ये क्या है, FE क्यों रखा गया है, क्योंकि आयरन का जो लैटिन नेम है वो है फेरम, तो फेरम के फर्स्ट टू लेटर्स ले लिए FE। ठीक है, सिमिलरली सोडियम, सोडियम का क्या है, Na किससे लिया गया, नेट्रियम। और सिमिलरली पोटेशियम का क्या लिया, के किससे, केलियम का हमने ए फर्स्ट लेटर ले लिया के। तो देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। तो हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग नाम है और उसका अपना ही अलग एक सिंबल है, जो कि अलग ही क्राइटेरिया से निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। आप इसको पढ़िएगा, दोबारा एक बार रीड कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। और अगर कोई फीडबैक है, कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।